एपिसोड 44। कैप्टन कार्तिक। वेयर डिड दे गो? चलो पहले तहखाने में छिप जाते हैं। मुझे डर है कि वो महागुरु आ जाएगा। मैं यहां से बाहर निकलने से पहले कल तक का इंतजार करूंगा। गुरु जयदेव ने कहा, अगर वो अभी बाहर जाता तो कार्तिक उसका पीछा कर सकता था। हो सकता है वो बाहर कहीं छुप कर ही बैठा हो उसके इंतजार में। यहां तक कि महागुरु को भी उस तहखाने को तोड़ना मुश्किल लगा। राकेश और शशांक ने सिर हिलाया। उन्होंने थोड़ी देर के लिए छिपने का फैसला किया। अंत में जैसे ही वे बेसमेंट में छुपे, काली टोपी में ढका एक व्यक्ति उनकी तरफ दौड़ पड़ा। गुरु जयदेव ने पहले ही नजर में कार्तिक के कपड़ों को पहचान लिया और वो इस हद तक डर गया कि उसकी कपकपी छूटने लगी। ये वही व्यक्ति है। गुरु जयदेव ने डर के मारे बेसमेंट में मॉनिटरिंग स्क्रीन की ओर देखा और कहा। शशांक ने भी उस आदमी को तुरंत ही पहचान लिया। ये वही रहस्यमय व्यक्ति है जो उस दिन नीलामी हॉल में भी था। कैसे भूल सकता था शशांक इसे। आखिर उस व्यक्ति ने राकेश को बुरी तरह पीटा था। शशांक ने कभी नहीं सोचा था कि बब्बर परिवार कुछ ऐसा कर सकता है जो इस व्यक्ति को नाराज करेगा। कार्तिक ने अपने आध्यात्मिक ज्ञान से उन्हें स्कैन किया और तुरंत पता लगा लिया कि वे तीनों कहां छिपे थे। कार्तिक ने अपना सिर नीचे किया और उसकी हथेली से प्यूरिफाइंग लोटस डीमन फायर उठी और बाहर की तरफ निकली। इस बार कार्तिक के पास प्यूरिफाइंग लोटस डीमन फायर को दबाने की कोई शक्ति नहीं थी। चिलचिलाती लौ ने बब्बर परिवार की कुछ सजावटों को धीरे धीरे पिघलाना शुरू कर दिया। ये सब क्या चल रहा है? ये बहुत गर्म है। राकेश और तहखाने में मौजूद अन्य लोगों को अचानक गर्मी महसूस होने लगी। वे वहां से भागना चाहते थे, लेकिन उनमें से किसी की भी हिम्मत नहीं हुई। कार्तिक ने अपनी हथेली घुमाई। प्यूरिफाइंग लोटस डीमन फायर प्लेटों की परतों से होकर गुजरा और ट्रैवल करते हुए तहखाने में पहुंच गया। उसमें से आग की लपटें उबल रही थीं। दयनीय भाव से रोने की एक श्रृंखला सुनाई दी और उसी वक्त कार्तिक ने जमीन पर एक दमदार कदम रखा, जिसे बब्बर परिवार की जमीन पूरी ढह गई। पूरा तहखाना अब कार्तिक की आंखों के सामने खुला पड़ा था और कार्तिक गुस्से में अंदर की तरफ देख रहा था, लेकिन उसे केवल राकेश ही दिखाई दे रहा था। शशांक और वो जयदेव कहां हैं? कार्तिक ने मुंह फेर लिया और इधर उधर देखते हुए पूछा। कार्तिक ने अपना हाथ लहराया और कागज का एक टुकड़ा आसमान से गिर गया। इस कागज पर बने पैटर्न को देखते हुए यह साफ समझ आ रहा था कि वो एक टेलीपोर्टेशन स्पिरिट ग्लिफ था। कार्तिक थोड़ा झुक गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि गुरु जयदेव के पास इस तरह का टेलीपोर्टेशन रन होगा। वो प्यूरिफाइंग लोटस डीमन फायर से बचने वाला सबसे पहला व्यक्ति था। इस तरह के स्पिरिट ग्लिफ केवल 2 लोगों को टेलीपोर्ट कर सकते थे और इसी वजह से सिर्फ जयदेव और शशांक वहां से टेलीपोर्ट हो गए थे और राकेश को उनके द्वारा वहीं छोड़ दिया गया था। कार्तिक ने उदासीनता से राकेश को देखा, जो प्यूरिफाइंग लोटस डीमन फायर से जलकर राख हो गया था। वो घूमा और बिना किसी पछतावे के वहां से चला गया। और पछतावा करे भी तो किस बात का? उसके पिछले जीवन में ये बब्बर परिवार ही था जिसकी वजह से उसने अपनी नौकरी और सब कुछ खो दिया था, यहां तक कि माया भी। इस समय बब्बर परिवार एक चींटी की तरह था जिसने कभी उसके खिलाफ जाने की जुर्रत की थी। बब्बर परिवार के बाहर कार्तिक सीधा आगे बढ़ता गया और उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। बस जाते जाते उसने केवल प्यूरिफाइंग लोटस डीमन फायर को अपने पीछे फेंक दिया। उससे निकली आग की लपटों ने देखते ही देखते तुरंत बब्बर परिवार की हवेली को जलाकर राख कर दिया। एक हवा चली और उस हवा ने हवेली को धूल में बदल दिया। हवेली चली गई थी और वहां केवल धूल बची थी। ये किसने किया, उसका किसी को कुछ भी पता नहीं चला। अगले दिन
पूरा पुणे शहर स्तब्ध रह गया था। बब्बर परिवार रातों रात नष्ट हो गया था। बब्बर परिवार की विशाल हवेली आग से जलकर राख हो गई थी। राकेश मर चुका था, लेकिन उसकी लाश किसी को नहीं मिली थी। शशांक और जयदेव का भी कुछ अता पता नहीं था कि वो लोग कहां हैं। आसपास के कुछ लोगों ने दूधिया सफेद लौ देखने का दावा किया और यह भी बताया कि उसी लौ के कारण पलक झपकते ही हवेली जलकर राख हो गई, लेकिन इसकी पुष्टि करने का कोई तरीका किसी के पास नहीं था। आम लोगों के लिए स्पेस वॉरियर आर्ट सिर्फ एक मिथ था और ज्यादा लोग उसके बारे में या स्पेस आर्टिस्ट्स के परिवारों के बारे में जानते भी नहीं थे। इसी वजह से उनके लिए यह समझना मुश्किल था कि वो सफेद लौ क्या थी और उसकी शक्ति क्या थी। बब्बर परिवार की हवेली के आग की लपटों से जलकर राख होने पर कई लोगों ने संदेह व्यक्त किया। ऐसा कैसे हो सकता है कि बहुत विचित्र था, लेकिन उसकी तह तक जाने के बारे में किसी ने सोचा नहीं। संक्षेप में, बब्बर परिवार पुणे शहर से पूरी तरह से गायब हो गया था। इसके बारे में कोई संदेह नहीं था। उधर जब इसी घटना की न्यूज रिपोर्ट देखी तो जायसवाल परिवार के लोगों का मूड कुछ और ही था। सबसे पहले माया थोड़ा चौंक गई, लेकिन वो केवल इस बात से हैरान थी कि बब्बर परिवार अचानक क्यों और कैसे नष्ट हो गया। उसके पास कोई अन्य फीलिंग नहीं थी उन लोगों के लिए फील करने को। शशांक की वजह से उसकी नजरों में बब्बर परिवार की बहुत ज्यादा अच्छी छाप नहीं थी। दूसरी ओर केतन ने कुछ चीजों का अनुमान पहले ही लगा लिया था। उसने चुपके से कार्तिक को एक मैसेज भेजा जिसमें उसने कार्तिक से इस बात की पुष्टि करने का अनुरोध किया कि बब्बर परिवार को बर्बाद करने में उसका ही हाथ है। सौभाग्य से हमने मिकी को शशांक से शादी नहीं करने दी, अन्यथा मिकी को इस बार चोट लग सकती थी। चोट क्या, उसकी जान भी जा सकती थी। यामिनी ने डर के मारे अपने हाथ में न्यूज रिपोर्ट को देखा। अभी कुछ दिन पहले जब वो खुश थी कि जायसवाल परिवार को एक अज्ञात महागुरु का पता चला है जो उनके साथ है, तो उसने शशांक के साथ बातचीत की थी जिसमें उसने शशांक को उस महागुरु के बारे में बता दिया था। उस समय शशांक का रवैया बहुत अच्छा था। उसने मन ही मन सोचा, अगर उसके परिवार के पास बब्बर परिवार की शक्ति भी आ जाएगी तो उनका परिवार निश्चित रूप से पूरे जायसवाल परिवार को नीचा दिखाने में पूरी तरह से काबिल होगा। इसलिए वो माया की शादी शशांक से करना चाहती थी और फिर उस वक्त वो उन लोगों को अपने निर्णय पर पछताने के लिए मजबूर करती जो उन्हें हमेशा से नीचा दिखाते आए थे। हालांकि उसने ये उम्मीद नहीं की थी कि जैसे ही उसे इस तरह का विचार आएगा और वो इस सपने को पूरा करने की कोशिश करेगी, उसके पहले ही पूरा बब्बर परिवार नष्ट हो जाएगा। मुझे पता था कि बब्बर परिवार के पास ज्यादा समय नहीं बचा है। माथुर परिवार ने अचानक बब्बर परिवार के साथ अनुबंध रद्द कर दिया था। इसका कारण तो यही हो सकता है कि बब्बर परिवार ने किसी तरह माथुर फैमिली को नाराज किया था। कहीं ना कहीं मुझे पूरी उम्मीद है कि माथुर परिवार बब्बर परिवार के विनाश में शामिल हो सकता है। पवन ने आत्मविश्वास से भरे लहजे में कहा। यामिनी ने सिर हिलाया। बब्बर परिवार ने किसी ऐसे व्यक्ति को उकसाया होगा जिसे वे ठेस नहीं पहुंचा सकते थे। पवन ने कहा, हम अब बब्बर परिवार पर जरा भी भरोसा नहीं कर सकते। भविष्य में हमें उस महागुरु पर भरोसा करना होगा और उनकी मदद लेनी होगी जिसे सन ऑफ नरसिम्हा कहा जाता है। मिकी, केतन, तुम लोग समझ रहे हो ना कि मैं क्या कह रहा हूं? पवन के शब्द एक शाही आदेश की तरह थे और उन शब्दों का किसी भी तरह का विरोध करने की वहां मौजूद किसी में भी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि अब बब्बर परिवार चला गया था। इसलिए उन्हें अब इसके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी कि माया ने शशांक के शादी के प्रपोजल को मना कर दिया था और केतन ने उसे बुरी तरह बेइज्जत करके घर से निकाल दिया था। पहले उसे इस बात का डर था
कि शशांक और बब्बर परिवार उस बेइज्जती का बदला जरूर लेगा और उसके परिवार के लिए मुसीबतें जरूर पैदा करेगा। लेकिन अब वो खुद ही बर्बाद हो चुके थे, इसलिए अब उनकी परवाह नहीं थी पवन को। उसके लिए उस महागुरु के साथ अच्छे संबंध बनाने और उसे बनाए रखने का सबसे अच्छा मौका था, जिससे उसका परिवार पूरे जायसवाल परिवार ही नहीं बल्कि पूरे शहर में गौरवान्वित हो सकता था। माया और केतन ने हैरान होकर एक दूसरे को देखा। जब बब्बर परिवार समृद्ध था, तब पवन उनके एहसान लेने और उनकी मदद से बड़ा बनने की सारी कोशिशें कर रहा था। और अब जबकि बब्बर परिवार खत्म हो चुका था, तो पवन ने लापरवाही से उनकी हंसी उड़ा दी। वो सच में एक घमंडी, लालची और मौका परस्त इंसान था। उसे समझ भी नहीं आ रहा था कि उस समय उसकी हरकतें कितनी घिनौनी थीं। हालांकि माया और केतन जानते थे कि वो केवल परिवार को बेहतर बनाना चाहता है, उनकी स्थिति सुधारना चाहता है, इसलिए वे पूरी तरह उसे गलत भी नहीं कह सकते थे या दोष दे सकते थे। आखिर उनके परिवार की स्थिति सच में अच्छी नहीं थी। इस समय पायल ने कहा, बब्बर परिवार को क्यों नष्ट कर दिया गया? क्या ऐसा हो सकता है कि उन्होंने सच में किसी शक्तिशाली इंसान या परिवार को नाराज किया हो? भले ही माथुर परिवार पुणे शहर का अधिपति है, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि उन्होंने बिना किसी चेतावनी के इतनी आसानी से एक परिवार को नष्ट कर दिया हो? पायल का विश्लेषण सुनकर माया और बाकी लोगों को भी लगने लगा कि यह मामला थोड़ा सा अजीब है। माया की भौहें थोड़ी फड़क गईं। उसने धीरे से कहा, ये चीजें हमारे मतलब की नहीं हैं, जो हमें समझने की जरूरत है। आप सभी को इस बारे में कोई भी बात करना बंद कर देना चाहिए। माया ने सभी को कड़ी चेतावनी दी। उसके दिल में एक अनुमान था, और वो ये था कि ये सब एक स्पेस आर्टिस्ट का किया हुआ था। हो सकता है बब्बर परिवार ने एक शक्तिशाली स्पेस कलाकार को नाराज कर दिया था, वो भी ऐसा कोई जिसका वे अपमान नहीं कर सकते थे। उसने पास्ट में कुछ योद्धाओं की इससे भी बुरी दुर्दशा देखी थी, इसलिए वो चिंतित थी कि कोई उनकी बातचीत पर ध्यान ना दे। वो जानती है कि शक्तिशाली स्पेस आर्टिस्ट उन लोगों को भी नहीं छोड़ता जो उसके द्वारा बर्बाद किए गए लोगों का साथ दें या उनके बारे में बात करें। इसलिए उसने सभी से कहा कि बकवास मत करो। पायल ने अपनी बड़ी बहन की गंभीर अभिव्यक्ति देखी और कुछ और नहीं कहा। उधर किराए के घर में कार्तिक बिस्तर पर लेट गया और अपना फोन निकालकर स्पेस कल्टिवेटर ग्रुप में मची हलचल टटोलने लगा। वो चुपचाप बैठा वहां के मैसेजेस पढ़ रहा था। हर कोई बब्बर परिवार की ही चर्चा कर रहा था, क्योंकि इस ग्रुप में पुणे शहर के बब्बर परिवार का भी एक व्यक्ति था, शशांक बब्बर। यह व्यक्ति बहुत दिनों से खामोश था और शायद अब वो कुछ कहेगा भी नहीं। सब तरफ बब्बर फैमिली की तबाही की खबर थी, लेकिन माथुर परिवार पर हुए हमले की खबर किसी को पता तक नहीं। हेमंत माथुर ने इस बात का खास ख्याल रखा था कि यह खबर बिल्कुल ना फैले, क्योंकि एक बार अगर इस घटना की बात बाहर फैल जाती तो माथुर परिवार निश्चित रूप से बब्बर परिवार के विनाश से संबंधित माना जाता और ये माथुर परिवार के लिए हानिकारक होगा। इसलिए हेमंत माथुर के सख्त आदेश के तहत जानकारी का एक भी टुकड़ा लीक नहीं हुआ था। केवल इसमें शामिल व्यक्ति ही सब कुछ जानते थे। जब माथुर परिवार ने बब्बर परिवार की हवेली को धराशायी होते देखा तो उन्हें कार्तिक की ताकत के बारे में बहुत अच्छे से समझ आ चुका था। कार्तिक ने बब्बर परिवार को अकेले खुद ही नष्ट कर दिया था। माथुर परिवार के दिलों में कार्तिक की स्थिति और भी असाधारण थी। उसके बाद हेमंत माथुर के तेज और निर्णायक दृष्टिकोण के तहत माथुर परिवार ने बब्बर परिवार की संपत्तियों को स्वीकार करना शुरू कर दिया। इससे एक बार फिर माथुर परिवार की ताकत बढ़ गई थी। बब्बर परिवार माथुर परिवार को खा जाना चाहता था, लेकिन अंत में बब्बर परिवार खुद ही नष्ट हो गया और इसका जिम्मेदार बब्बर परिवार खुद ही था। इस आपदा को उन्होंने
खुद ही अपने ऊपर लिया था। कार्तिक ने इस बात की परवाह नहीं की कि बब्बर परिवार का क्या होगा। वो सिर्फ उस मास्टरमाइंड से छुटकारा पाना चाहता था जिसने उसे उसके पिछले जन्म में मार डाला था। हालांकि अगले 3 दिनों तक कार्तिक को शशांक और गुरु जयदेव का कोई सुराग नहीं मिला। उसने बहुत ढूंढा, लेकिन वो दोनों जैसे धरती पर से गायब हो चुके थे। जायसवाल ग्रुप की पार्किंग में माया अपना काम पूरा करने के बाद घर जाने की तैयारी में थी। हालांकि जैसे ही उसने कार का दरवाजा खोला, वो बेहोश हो गई। एक स्पेस कलाकार के रूप में उसकी तीव्र इंद्रियों ने उसे कुछ चीजों का पता लगाने की अनुमति दी। माया ने सतर्कता से अपने आसपास का सर्वेक्षण किया और अन्य लोगों का कोई निशान नहीं पाया। माया ने फिर एक बार देखने की कोशिश की, लेकिन उसे आसपास कोई नहीं दिखा। लेकिन फिर भी उसे डर लग रहा था, क्योंकि उसकी इंद्रियां उसे ये आभास दिला रही थीं कि आसपास कोई मौजूद है और ये एनर्जी नेगेटिव वाइब्स दे रही थी। क्या सच में कोई मौजूद है माया के आसपास? क्या माया खतरे में है? क्या कार्तिक माया को बचा पाएगा?